नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और यहां पर फिर मैं उपस्थित हो गई हूं एक पीवाईक्यू सीरीज को लेकर, जिसमें हम 2021 के पीवाईक्यू को एलिमिनेशन मेथड और विद एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें 2013 से 2025 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न बुकलेट नंबर ए में और 2021 में अगर मैं बात करूं तो पहला प्रश्न पॉलिटी का आपका 2021 में बुकलेट नंबर ए में था, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार से अलग है। ये किस मॉडल की बात कर रहे हैं? ऑप्शंस है, पहला है जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि यानी कि संप्रभु है, लेकिन भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन आपके पूरी तरह ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। शासन प्रणाली की बात करें, कथन एक ठीक था, दूसरा भी सही है। क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली संवैधानिक सर्वोच्चता पर आधारित होती है, इसीलिए पार्लियामेंट के जो कानून है बनाने की शक्ति सीमित होती है। जबकि ब्रिटेन में आप देखेंगे बिल्कुल अलग है, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, इसलिए वहां सांसद सर्वोच्च होती है। ठीक है। अब दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि भारत में जो संसद है राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है उनकी शक्ति जो है पूर्ण नहीं होती। जो न्याय जुडिशरी है उसको कानून की संवैधानिक वैधता जांचने का अधिकार है, इसलिए दोनों कथन हमारे यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ठीक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भारतीय मॉडल ब्रिटिश मॉडल का कंपैरिजन देख लेते हैं, ताकि प्रश्न अगर इस प्रकार से भी आए तो हम सक्षम हो सके उसे करने में। जैसे भारत गणराज्य है, ब्रिटेन राजतंत्र है। यहाँ भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, ब्रिटिश मॉडल में राजा रानी जो है राज्य का प्रमुख होता है। यहाँ भारत में राष्ट्रपति इनडायरेक्टली रूप से निर्वाचित होता है, यहाँ पर जो राजा रानी वो वंशानुगत होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर संविधान सर्वोच्च होता है भारत में, जबकि यहाँ संसद सर्वोच्च होती है। भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन में हो सकता है, जबकि ब्रिटिश मॉडल में प्रधानमंत्री निचले सदन में ही होता है। ध्यान रखना है, भारत में गैर सांसद भी 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है, और ब्रिटिश मॉडल में आमतौर पर केवल सांसद ही मंत्री बनते हैं। भारत में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती है, शैडो कैबिनेट नहीं होती है, मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है ब्रिटिश में। मॉडल में विपक्ष की शैडो कैबिनेट होती है। तो ये डिफरेंस हमें थोड़ा सा याद रखना। बहुत देखिए, इसको समझाने का प्रयास इसलिए नहीं मैं कर रही हूँ क्योंकि इसको लिखा ही मैंने बहुत सिंप्लीफिकेशन के साथ है, बहुत सिंपल वे में लिखा है। ईमानदारी से अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपका जो है प्रीलिम्स में बहुत हेल्प होगी, अगर आप इसको ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या आपका 78 है, और 78 प्रश्न क्या कहता है पॉलिटी का बुकलेट नंबर ए 2021 में संघ सरकार के संदर्भ में कुछ टॉपिक्स कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णता नामित किया जाना चाहिए। दूसरा कथन है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? ठीक है, कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा सही है। बी क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है ना सही है, और पहला गलत है। आइए देखते हैं पहला गलत क्यों है, इसको समझिए। 1925-50 में जो रिपोर्ट आई उसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर ने मंत्रालयों के सामूहिकरण और प्रशासन में सुधार की बात की थी। इन्होंने कहा कि इसमें प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेशन जो सुधार है उसके लिए एक अलग मंत्री या फिर सचिव नियुक्त होना चाहिए। ये इसका सुझाव जो है नहीं था उस समय पे। ठीक है, ये सुझाव कब आया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एआरसी ने दिया था। ठीक है, इसलिए ये कथन गलत हो गया था। यहाँ पर देखिए ना, इसलिए कथन गलत था क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं किसी पूर्णता नियमित करना चाहिए किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार, जबकि कह रहे हैं कब आया? ये तो आया बाद में। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर 1970 में एआरसी की सिफारिश पर कार्मिक विभाग बनाया गया। 1985 में से प्रधानमंत्री के अधीन कर दिया गया और एक राज्य मंत्री की सलाह भी जोड़ी गई, इसलिए दूसरा कथन ठीक था, पहला कथन गलत था। अगला प्रश्न है 79 आपका,
पॉलिटिका भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29। ठीक है, आर्टिकल 29 लिखा है यहाँ पर, वो उसको क्रॉप करने में थोड़ा सा हट गया था, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये प्रश्न क्या कहता है आपका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 21 जो है निजता के अधिकार को संरक्षित रखता है। अब ये क्या है? 21 आर्टिकल क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, एक के.एस. पुट्टास्वामी मामला जो आया था 2017 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता क्या है? एक मौलिक अधिकार है। प्राइवेसी क्या है? एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार पर राज्य तभी रोक लगा सकता है जब 3 शर्तें पूरी हो। उन्हीं क्राइटेरिया के बाहर हुआ तो नहीं लगा सकता, वैसे लगा सकता है। जैसे रोक कानून के तहत हो, उद्देश्य राज्य का वैध हित हो, रोक क्या हो? उचित और संतुलित हो। ठीक है, प्रोपोर्शनेट हो। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज पे आप रोक लगा देते हैं राज्य होने के नाते। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका 80 पॉलिटिका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में लड़ने से रोकता है। दूसरा कथन है, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। तीसरा कथन है, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 80 का। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि दूसरा कथन यहाँ पर ठीक है। पहला कथन यहाँ पर हाँ, पहला कथन जो ये मतलब दूसरा कथन, दूसरा नंबर ठीक है, पहला तीसरा यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, यही कह रहे हैं ना, आगे देखते हैं। हाँ, पहला कथन गलत क्यों है, दूसरा सही, तीसरा गलत क्यों? क्योंकि 1996 के संशोधन के बाद कोई भी उम्मीदवार एक चुनाव में अधिकतम 2 सीटों से ही चुनाव लड़ सकता है। अगर वो एक से अधिक सीट जीतता है तो उसे एक ही सीट रखनी होती है, बाकी पर उपचुनाव होते हैं। कथन दूसरा सही था। क्यों सही था? क्योंकि 1991 के लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने 3 सीटों से चुनाव लड़ा था। कथन तीसरा गलत था हमारा। क्यों? क्योंकि एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने पर उम्मीदवार को हर सीट के लिए अलग चुनाव खर्च का विवरण देना होता है। चुनाव उपचुनाव का खर्च निर्वाचन आयोग उठाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। कहते हैं कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये बात कर रहा है। आइए समझते हैं इसको। विधि का शासन जो है ना, रूल ऑफ लॉ की जो बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की जो बात करते हैं, यदि कोई कानून कार्यपालिका या प्रशासन को असीमित या फिर मनमानी विवेकाधिकार शक्ति देती है तो वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। स्पष्ट है? आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण देने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी कि कानून के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है वो रूल ऑफ लॉ का आधार है, बेस है उसका। ठीक है, रूल ऑफ लॉ को अगर सिंपल तरीके से समझे तो ये जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, ये ए.वी. डाइसी इन्होंने दिया था। देश का शासन जो है कानून से होना चाहिए, ना कि अधिकारियों की मनमानी से, ऐसा इसमें कहा गया। ये संविधान मूल संरचना का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसका रूल ऑफ लॉ के 3 सिद्धांत है। 3 लॉस क्या है इसके? मनमानी शक्ति का अभाव, कानून के समक्ष समानता, व्यक्ति के अधिकारों की प्रधानता को महत्वता देना, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 86 पॉलिटी का आपका 2021 के प्रश्न पत्र में, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ऑप्शन बी, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। ऑप्शन डी, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कह रहा है कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ऐसा कह रहे हैं। आइए देखिए, सरकार के स्वरूप, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझते हैं। भारतीय संविधान ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है, हमने पढ़ा है।
लेकिन इसमें एकात्मक प्रणाली का झुकाव ज्यादा है, इसलिए क्योंकि सभी राज्य सरकार के पास पूर्ण स्वतंत्र शक्तियां नहीं है। इसी कारण भारत को एक अर्ध संघीय क्वासी फेडरल व्यवस्था माना गया है। हम सब ने इस टर्म को पढ़ा होगा अपने किसमें, लक्ष्मीकांत की बुक में। संघीय शासन की कुछ विशेषताएं होती जैसे कि दो स्तर सरकारें, केंद्र और राज्य की सरकारें, ठीक है। इसका शक्तियों का विभाजन है, हमने देखा। लिखित संविधान है, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि द्विसदनीय यहाँ पर जो दो लोकतंत्र और वो जो है आपका उसकी सॉरी लोकसभा और राज्यसभा दो सदनी व्यवस्था है यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन है ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार होती है, वो स्टेट को डिफाइन करती है। दूसरा कथन कहता है, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। ऑप्शन सी, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है इसके उपलक्ष्य में, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो अब स्टेट को सही तरीके से यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा फुलफिल तरीके से जो है कर रहा है इसको, तो ऑप्शन ए आपका कर रहा है, राज्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर रहा है। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। और ये जो मूल अवधारणा है स्टेट की, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी राजनीतिक संस्था जो एक निश्चित क्षेत्र, जो एक क्या है, निश्चित क्षेत्र में रहने वाली सार्वभौम जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जो एक स्वतंत्र सरकार के अधीन संगठित होती है, जिस पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। यानी कि स्टेट वो कम्युनिटी है जिसमें लोग स्थायी रूप से एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, बाहरी नियंत्रण से मुक्त रहते हैं और उनके पास एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होती है, उसे हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन है। भारतीय न्यायपालिका, अगला प्रश्न, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कहता है, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरा कथन है, भारत में किसी भी हाई कोर्ट को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये न्यायपालिका के बारे में कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। दोनों यहाँ पर पूछ रहे कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन ठीक है, यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। ठीक है, पहला कथन सही है क्योंकि अनुच्छेद 128 क्या कहता है, ध्यान देना है, आर्टिकल से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति की अनुमति से सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के लिए बुला सकते हैं और ऐसे न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसे ही अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरा कथन हमारा क्यों गलत था स्टेटमेंट, क्योंकि हाई कोर्ट को अपने ही फैसले की समीक्षा करने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वो अपने पुराने फैसलों में बंधा रहता है, रिव्यू करने की पावर उसके पास नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 89 पॉलिटिका 2021 के बुकलेट में, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों, भारत के कॉन्टेक्स्ट में वहां पर कई सारे कथन दिए। पहला कथन कहता है भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा कथन कहता है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ऑप्शन 3 क्या कहता है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और तीन, दो और तीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक, यानी कि पहला कथन ठीक है, दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत है। केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है भारत में। ठीक है,
यही हमें पता है, एक ही डोमिसाइल यहाँ पर है। दूसरा कथन गलत क्यों था? क्योंकि कह रहा है कि भारत का जो राज्य प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। जन्म से नागरिक हो वो, प्राकृतिकरण से जो है नागरिक, दोनों ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा था? यहाँ कह रहा था जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों क्राइटेरिया हो। तीसरा कथन गलत क्यों था? क्योंकि भारतीय नागरिकता केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त की जा सकती है अगर वह धोखे से ली गई हो और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अवफादारी यानी कि वफादारी ना दिखाई गई हो और युद्ध के समय शत्रु से संबंध रहे हो, गंभीर सजा मिली हो या फिर लंबे समय तक भारत से बाहर निवास किया गया हो, उस कंडीशंस में यहाँ पर भारतीय नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है 91 आपका, ए बुकलेट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डीपीएसपीस की बात कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए डीपीएसपीस को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर इतने प्रश्न 2013 से अब तक आए हैं 2021 तक। यकीनन आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे, पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, क्योंकि ये प्रोग्राम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आता है शाम को 6 बजे, तो जाके देख लीजिए। 2013 से मैंने पॉलिटी के प्रश्न पढ़ाए हैं। पहला विकल्प बी सही था, क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 4 क्या कहता है? आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपीस की बात करता है। आर्टिकल 39 स्पेसिफिकली कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि धन और उसका प्रोडक्शन के संसाधनों का जो संकेंद्रण है वो कुछ लोगों तक मात्र सीमित ना हो, सामान्य जनता को नुकसान ना पहुंचे, सब तक इसका लाभ पहुंचे बेसिकली। ठीक है, यानी कि इसके अलावा समता का जो अधिकार है, समानता का, वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। 15 क्या कहता है? आर्टिकल धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। ठीक है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं ताकि रिवाइज हो सके। आर्टिकल 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरियों में समान अवसर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 से 21 के बीच जो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, क्या कहते हैं? आर्टिकल 19 वाक और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आवागमन और निवास और पेशा। ठीक है, आर्टिकल 20 अपराधों में दोष सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। ठीक है, याद रखना है। अगला है भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? पहला कथन है ये विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा है ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ऑप्शन सी ये मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन डी ये ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। तो भारत में संपत्ति के अधिकार में क्या स्थिति है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे 300A आर्टिकल के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 300A क्या कहता है? ध्यान से देखना, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। क्लियर है? अगला है 93 क्वेश्चन आपका पॉलिटी का, बुकलेट नंबर ए में। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक सांविधिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। एक सेकेंड, जरा मेरा लैपटॉप डेड हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपका 93 का जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कर रहा है ये प्रश्न। क्लियर है? यहाँ पर यही कही गई है कि भारत की संविधान की जो प्रियम्बल है एक संक्षिप्त भूमिका है जो देश के लोगों के आकांक्षाओं और उद्देश्यों को दर्शाती है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसके पीछे के आदर्श क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और जिसे 22 जनवरी को संविधान सभा ने अपनाया। ठीक है, इसके बाद मूल प्रस्तावना जो 1949 में भारत को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। बाद में 42 अमेंडमेंट जो है अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, जैसे कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
अगला प्रश्न है आपका संविधानिक माफी चाहती हूँ, संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आपके, ए किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, ऑप्शन बी कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, ऑप्शन सी कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, ऑप्शन डी कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा? ठीक है, कौन सा कथन ठीक हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, वो सांविधिक सरकार का मतलब इसका है। ठीक है, भारत में सरकार की शक्तियों को भारतीय संविधान के भाग 3 में बनाया गया है, मौलिक अधिकारों के माध्यम से सीमित किया गया है, और ये जो मौलिक अधिकार है वो मूल रूप से राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से सिटीजन्स की रक्षा के लिए दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपका मेरे ख्याल से अंतिम प्रश्न है ये आपका, हाँ अंतिम प्रश्न है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 क्लॉज ए के अंतर्गत उपाधियां हैं। ऑप्शन 2 कहता है 1954 में प्रारंभ शुरू किए गए पद्म पुरस्कार को केवल एक बार निलंबित किया गया था। ऑप्शन 3 कहता है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? यहाँ ध्यान देना है क्या पूछ रहा है, सही है कि नहीं है? तो पूछ रहा है नहीं, कौन से सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा ठीक है, दूसरा पूरी तरह से गलत है। आइए समझते हैं क्यों। क्योंकि पहला तीसरा जो है, पहला कथन गलत क्यों था? क्योंकि भारत रत्न पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 उपाधियां देने पर रोक लगाता है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि ये उपाधियां नहीं है। ठीक है, कथन 2 गलत क्यों था? क्योंकि वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। पद्म पुरस्कार 2 बार निलंबित किए गए थे। कैसे? 1977 से 80 के बीच में, 1992 से 1995 के बीच में। ठीक है, कथन तीसरा सही था क्योंकि एक वर्ष में अधिकतम 5 भारत रत्न दिए जा सकते हैं, इसलिए कथन 3 हमारा सही था। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही था ना? पहला और तीसरा ठीक था, दूसरा गलत था, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या समझा? इन सारी चीज़ों को समझा। और आई होप आपको ये जो टॉपिक्स यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, PYQ हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक हो, चाहे संडे को सुबह आप ध्यान देंगे तो सुबह 10 बजे आपका वीकली करंट अफेयर्स आता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम बूस्टर, फॉर UPSC एंड स्टेट PCS ऑल्सो 2026। इसके बाद शाम को संडे को 7 बजे आता है आपका वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स, तो उसको भी देखना ना भूलें। प्रीलिम बूस्टर 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसको जरूर देखें। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।